बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस बार सियासत ऐसे मुद्दे को लेकर के है जिसे सुनकर के आपको झटका लग सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बनाकर दिए जाते हैं, उसका पैसा दिया जाता है, गरीब मकान बनाते हैं और उस मकान की चाह पूरे देश के गरीब लोग रखते हैं कि उनका नाम आ जाए और उनका एक अदद आशियाना बन जाए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को या किसी भी राज्य सरकार को इस मद में 40% अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 40 रुपए राज्य सरकार को देने होते हैं और 60 रुपए केंद्र सरकार देती है। अब केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7,82,000 के आसपास आवासों के आवंटन का जो कोटा है वो रद्द कर दिया है, यह कहकर कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने 40% राशि जो थी राज्य अंश की यानी कि राज्य के हिस्से की वो जमा नहीं कराई है। सोचिए, 7,82,000 गरीबों को आशियाना इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि राज्य सरकार ने पैसा जमा नहीं किया। राज्य सरकार की अपनी दलील है, वो कहते हैं कि केंद्र ने हमारे फलाने वैट का या जीएसटी का या दूसरे मद का पैसा हमें नहीं दिया तो हम जमा नहीं कर सके। मतलब केंद्र और राज्य की लड़ाई में गरीबों के आशियाने पर बनाई है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। इस पूरे मामले को लेकर टीएस सिंहदेव ने बड़ी साफगोई से कहा कि ये जो है पैसा हम नहीं दे पाए, ये विफलता थी राज्य सरकार की, लेकिन हमारे पास फंड की कमी है जिसकी वजह भी केंद्र सरकार ही है। शिव डहरिया जो कह रहे हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री, नगरीय विकास मंत्री, वो कह रहे हैं कि केंद्र के कारण ही हम पैसे नहीं दे पाए। लेकिन बयान जो है वो पहले सुनवा देते हैं और उसके बाद इस पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। पहले टीएस सिंहदेव और शिव डहरिया दोनों ही वरिष्ठ मंत्री हैं, इनके बयान सुनिए। राज्य की नीति तो नहीं, लेकिन ये सही है कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष का आवंटन रद्द किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य अपना जो 40% हिस्सा है वो नहीं जुटा पाई है। हमारे ऊपर जीएसटी के कलेक्शंस में केंद्र सरकार की नीति की 14% जो अशोर्ड हमारा इनकम था कि हर साल बढ़ेगा, उसको उन्होंने घटा के 10% कर दिया। इस साल और अतिरिक्त लोन लेने की जो दिक्कत हो सकती है राज्य सरकार के सामने, उस कारण से ये राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। देखिए, केंद्र हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। 2 साल से केंद्र अपनी एक भी राशि नहीं दे रही है, जिससे हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य रुका हुआ था। राज्य के पैसे मिले हुए हैं लेकिन केंद्र की राशि नहीं मिल पा रही थी। आप देखिए, प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास में शहरी आवास निर्माण के लिए जो सबसे अच्छा गुणवत्ता का आवास होता है उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है। हम काम कर रहे थे तभी तो हमको पुरस्कार केंद्र सरकार ने दिया है। और उसके बाद केंद्र सरकार ने पैसा देना ही बंद कर दिया। 2 साल से पैसा ही नहीं मिल रहा है। और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, सुनिए सांसद सुनील सोनी का बयान। मैं एक सांसद होने के नाते 29 तारीख के हमारा सत्र चालू होगा। मैं मंत्री जी से बात करूंगा और राज्य सरकार अभी भी विश्वास दिलाए कि हम प्रधानमंत्री आवास बनाने को तैयार हैं, तो राज्य सरकार के साथ भी हम प्रयास करेंगे केंद्र से कि पैसा वापस आए और उस गरीब आदमी को जो जीवन का सब कुछ मिलना है, उसके सर में अगर पक्की छत आती है तो गरीब आदमी को लगता है कि मेरे को जीवन का सब कुछ मिल गया। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, ये सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। गरीबों का टूटा सपना कैसे बनेगा आशियाना अपना? 7,82,000 हैं साहब, 1-2 नहीं। छत्तीसगढ़ में इनके सपनों पर पानी फिर गया। केंद्र ने रद्द किया पीएम आवास का आवंटन। क्या होगा भूपेश सरकार का एक्शन? अब सिर्फ सियासत होगी या मुद्दे की बात भी होगी? जीएसटी वेट के बोझ का हवाला, लोन लेने में निकला दिवाला क्योंकि इतना कर्ज है छत्तीसगढ़ सरकार पर। छत्तीसगढ़ में राज्य केंद्र की सियासत, गरीबों के मकानों पर आफत। तो ये जो खींचतान चल रही है इसको लेकर के पिस रहे हैं हर बार की तरह गरीब। जाहिर सी बात है, कभी केंद्र की गलती कभी राज्य की गलती, लेकिन जब ये चक्की चलती है तो दोनों पार्टों के बीच सिर्फ गरीब होता है। तो सीधे रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। इस वक्त हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता में ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास चल देते हैं। संजय जी, मैं जानना चाह रहा था कि हम देख रहे हैं कि इतने बड़ी महत्वाकांक्षी जो योजना है उसे लेकर के छत्तीसगढ़ में उसका फायदा ही नहीं मिल पा रहा लोगों को। और छत्तीसगढ़ के अभी आपने सुना होगा मंत्री जी कह रहे थे, डहरिया जी, कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा,
और दूसरी तरफ साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि हम 40% हम अपना जमा नहीं कर पाए, इसलिए आवंटन रद्द हुआ है। तो पहले तो ये स्थिति क्लियर कर दे कि आवंटन रद्द हुआ क्यों है। देखिए, थोड़ा 2-3 मिनट का समय देंगे, क्योंकि ये कि सामान्य चर्चा नहीं है और एक सामान्य योजना नहीं थी। देखिए, लगभग देश की आजादी के 74 साल हो गए हैं, 75वां साल हम 2022 में मनाएंगे जी। देश की आजादी के 67 साल बाद किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता की, जो हमारा गरीब वर्ग है जिसके बारे में 60-70 सालों से चर्चा होती है, उन्होंने इस बात की चिंता की कि जिस तरीके से अन्य लोगों के सिर के ऊपर पे छत है, हमारे गरीब परिवार के लोगों के ऊपर भी पक्की छत का निर्माण होना चाहिए। और वर्ष 2022 तक पूरे देश के अंदर में ऐसे गरीब तबकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की नींव रखी गई, एक योजना को लाया गया। देखिए, बहुत एक अच्छी योजना, और लगभग सभी राज्यों के लिए देश के अंदर में ये योजना थी, किंतु परंतु नहीं करके सभी राज्य, चाहे वो दूसरी सरकारें हों, चाहे किसी भी प्रकार की सरकार हो, सब अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे। और जैसी केंद्र प्रवर्तित योजना होती हैं कि उनका अंश कितना है, इनका अंश कितना है, बहुत क्लियर कट मामला है। अर्थात 60% राशि आपकी सरकार को, अर्थात दूसरी सरकार, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस की सरकार को केवल 40% की राशि आप लगाकर, मैचिंग राशि लगाकर आप अपने प्रदेश के गरीबों के सिर पर छत दे रहे हैं, ये आपकी उपलब्धि होती। लेकिन मोदी जी के नाम पर और मोदी जी की उपलब्धि ना हो जाए, इसलिए सरकार ने इस पर इंटरेस्ट नहीं लिया। जो कल चर्चा हुई है कि एक पत्र आया और वापस हुई लगभग 7,81,000 जो प्रधानमंत्री आवास की जो राशि वापस हुई, किन कारणों से हुई? आज सरकार के सामने सिर शर्म से झुक रहा है कि उन्होंने इसकी तरीके से कहीं मॉनिटरिंग करके इन कामों को पूरा नहीं किया। दरअसल लगभग 19 लाख जो प्रकरण थे, अभी ग्रामीण की बात कर रहे हैं, शहर पे बातचीत करेंगे क्योंकि ग्रामीण का पैसा वापस गया, ग्रामीण योजना का लगभग 19 लाख स्वीकृत काम थे, उसमें लगभग 8.5 लाख या 8 लाख ही मकानों का निर्माण हो पाया। लगभग 11 लाख, 7,81,000 तो उन्होंने वापस दिया है, लगभग 11 लाख आवासों का निर्माण नहीं हुआ है। हो सकता है वो आधा अधूरा हो, 2-3 लाख, और 7,81,000 पे इन्होंने कहीं किसी प्रकार की मॉनिटरिंग की, तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए गए, जवाब मांगा गया, इन्होंने कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। कर्जे में डूबी हुई सरकार हर चीज के लिए कर्जा लेती है जहां पे इसको वाहवाही मिलती है, लेकिन गरीबों के मकान पक्के बन जाए इसके लिए ये कर्जा क्यों नहीं लिए, मेरा प्रश्न है। और टीएस योजना ने स्वीकार किया इस बात को कि हम 40% की राशि हम नहीं करें। एक तरफ भूपेश बघेल जी कहते हैं, सरकार कहती है कि हमारे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, हम पैसा दे रहे हैं, यहां पर संपन्नता है, यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो इन गरीबों के जो मकान इनको पक्के मिलने थे वो छीनने का अधिकार इस भूपेश बघेल की सरकार को किसने दिया? इसका सीधा सा कारण है कि अपने निकम्मेपन के कारण ये प्रधानमंत्री आवास की राशि चली गई। और इसलिए चली गई क्योंकि एक व्यवस्था होती है, एक बजट होता है, 19-20-21 ये 3 वर्षों के अंदर में इन्होंने लक्ष्य को पूरा नहीं किया और तब जाकर 7,81,000 मकान वापस हुए। आज हम प्रयास करेंगे, सांसद जी ने कहा हम सबका प्रयास होगा कि राशि फिर से मिले, ये कमिटमेंट तो करें कि हाँ भाई फिर से गरीबों के लिए आवास के लिए। संजय जी, एक सवाल तो ये भी है जो बार-बार कांग्रेस कहती है, एक व्यवस्था ये भी तो होती है सर कि केंद्र जो है वो राज्यों को उनका हिस्से का पैसा समय पर मुहैया कराए। एक कमिटमेंट तो राज्य, केंद्र की तरफ से भी राज्य का होना चाहिए। वो कह दे, केंद्र कह दे कि ठीक है आपका जो पैसा बचा है उसको हम इतने वक्त में अदा कर रहे हैं। देखिए जी देखिए, पिछले 70-72 वर्षों में केंद्र और राज्य के बीच में पैसों को लेकर आदान प्रदान होता है समय के साथ। केंद्र की भी जवाबदारी है, केंद्र को सभी राज्यों को देखना है। कोविड का विषय आया, 35,000 करोड़ का बजट बनाया, इन्होंने 5 पैसे का बजट नहीं बनाया। ये हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं पैसा मांगने के लिए। केंद्र करता है, सभी के साथ समान व्यवहार करता है। आप कुछ करेंगे कि नहीं? आप अन्य चीजों को आपको लगता है कि जहां आपको राजनीतिक लाभ, पॉलिटिकल एडवांटेज मिलना है, वहां आप कर्जा लेकर बांट देते हैं, लेकिन यहां पर आप पैसा क्यों नहीं दे रहे? अरे पैसा तो आपको मिलेगा। देखिए संजय जी, मैं एक छत्तीसगढ़ के आम नागरिक के जहन से सोचूं, संजय जी, मैं अगर छत्तीसगढ़ के आम गरीब नागरिक के जहन से सोचूं तो सर जिम्मेदार तो दोनों ही हैं। इन्होंने कुछ और नहीं किया क्योंकि हमने देखा था किसान न्याय योजना के लिए, माफी के साथ, किसान न्याय योजना के लिए कांग्रेस के पास पैसा नहीं था। 1,000 करोड़ रुपए जब कर्ज ले रही थी सरकार, हमने पूछा क्यों ले रहे हैं आप कर्ज, ऑलरेडी इतना कर्ज? उन्होंने कहा हमें किसानों के घर में दिवाली मनानी है, हम पैसा लेंगे, कर्ज लेंगे, लेकिन घर में उनके पैसा पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, यहां पर क्यों नहीं लिया, ये सवाल हम उनसे करेंगे। पर एक सवाल तो आपकी तरफ भी बनता है सर कि जब राज्य का पैसा आ रहा है तो उसको क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उसके आधार पर गरीबों का आशियाना छिन रहा है, तो कुछ जिम्मेदारी तो केंद्र की और बीजेपी की भी होगी। नहीं,
देखिए, मैं आपकी बात को प्रति प्रश्न करता हूं। कांग्रेस के नेता बैठे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम है जी। मुझे एक चिट्ठी लिख दे। आज बहाना देखिए किस तरीके से होता है। तमाम प्रकार की योजनाएं चलती हैं, सभी प्रकार की योजना ऐसा लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना वापस चली गई, इसलिए हमारा वो पैसा रुका था, हम वहां खर्च करते। एक चिट्ठी मुझे दिखा दें, चिट्ठी वाली सरकार है, एक चिट्ठी दिखा दे जिसमें ये कहकर चिट्ठी लिखे हो प्रधानमंत्री जी को कि हमको आवास बनाना है, इसलिए आप हमको पैसा दे दीजिए, जो पैसा हमारा जीएसटी का रुका है। लगभग सभी राज्यों के पैसे रुकते हैं, समय समय पर पैसे रिलीज होते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब सरकार दे कि आपने 2500 रुपए वादा किया था चुनाव में सरकार बनाने के लिए, वोट बटोरने के लिए, आप क्यों किश्तों में राशि दे रहे हैं? क्यों नहीं आप एक साथ दे रहे हैं अंतर की राशि? नहीं है व्यवस्था, इसलिए साल भर में दे रहे ना। सरकारें चलती संजय जी हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं। आप दो 1.5 साल में, ठीक, और केंद्र से मांगो तत्काल पैसा। ठीक है। रमेश वर्लियानी जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा जी को भी बुलाया है। उचित जी बहुत स्वागत है आपका भी हमारे खास डिबेट शो में। रमेश जी बहुत गंभीर आरोप है सर, और आज तो मुझे हैरानी हुई कि ऐसे कैसे हो गया। जनहितैषी, सबका साथ देने वाली, गरीबों का ख्याल रखने वाली भूपेश सरकार के राज में कि सीधे सीधे 7,82,000 लोगों के छत के घर के जो इंसान थे उनके सर से छत छीन ली गई। सर कैसे हुआ ये? अभिलाष जी, मैं आपको बताऊं कि जब से 2014 से राज्य का अनुभव हुआ है और देश ने यह देखा भी है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकारें नहीं है, उनकी हर योजनाओं में डिस्टर्बेंस करो, हर योजना में अड़ंगा लगाओ और उसके ऊपर सियासत करो। अभी संजय जी बोल रहे थे कि 2500 रुपए की आपने घोषणा की थी धान का खरीदने के लिए, तो पूरी राशि क्यों नहीं दे दी है? क्या संजय जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम नहीं है कि हम तो पूरी राशि पहले साल दिए थे, क्योंकि उस समय बोनस देने की अनुमति रमन सिंह जी को मिली हुई थी। अब जनादेश रमन सिंह के खिलाफ चले गया तो उस समय हमको छूट का लाभ मिल गया। पहले साल हम लोगों ने 2500 रुपए में धान खरीदा। दूसरे साल में केंद्र से फरमान आ गया, खबरदार सर धान पे मजे आज तो मकान पर रही है, 1 रुपया भी ज्यादा दिया। सर प्लीज प्लीज, मैं मतलब आज बहुत ज्यादा इसलिए परेशान हूं। सवाल मेरा दूसरा है। जब दोनों ही दल पानी पी पी करके कस्में खाते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, तो ये राज्य की गलती नहीं है, केंद्र की गलती नहीं है, तो 7,81,000 लोगों के सर से मकान क्यों छीन लिए? मुझे बस ये पता करना है कौन इसका जिम्मेदार है। देखिए, मैं एक मिनट, मैंने जो प्रश्न किया था बता दूं, 7 लाख 81,000 मकान छीने नहीं गए, उसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया। नंबर 1। नंबर 2, किस्त इसलिए नहीं पट पाई कि इन्होंने जो मकानों की, जो हमारे निर्माणाधीन मकान है, उसकी सेकंड किस्त जारी नहीं की केंद्र सरकार ने। ठीक है। और क्या अड़ंगा लगाया उसमें? जैसे उन्होंने अड़ंगा लगाया धान खरीदी में एमएसपी से ऊपर नहीं देंगे, इसमें अड़ंगा ये लगाया कि आप उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन कराइए। ये एमपी सरकार को रेरा से छूट है, वहां पीएम आवास योजना के लिए रेरा का कानून नहीं है, लेकिन ये कहते हैं छत्तीसगढ़ में आप रेरा से रजिस्ट्रेशन कराइए। रेरा इसलिए बनाया गया है कि हम प्राइवेट बिल्डर पर अंकुश लगा के काम करें। ठीक है सर। रेरा इसलिए नहीं बनाया गया है कि गरीबों के मकान के लिए रजिस्ट्रेशन करा के उसमें पैसा बर्बाद करें, समय बर्बाद करें। नंबर 2, 24,000 करोड़ रुपया इनका हमको लेना था, वो पैसा दिए नहीं। अब बताइए, कोरोना काल में 2 साल में, कोरोना काल में हम आम आदमी के जीवन की रक्षा करें, ठीक कि उनका शेयर आपका रेरा को लेकर दे दीजिए, हम रेरा को लेकर के जो आपका सवाल है मैं संजय जी के पास आज तक पैसा नहीं दिया है। ठीक है, ये जायज पॉइंट आया आपका, रेरा को लेकर मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन उचित शर्मा जी मैं जानना चाहता हूं कि जिस छत्तीसगढ़ में अब से चंद मिनटों पहले, हार्डली 1.5 घंटा हुआ होगा सर, सरकारी जमीन को बेचने का प्रस्ताव पारित हो गया। रायपुर में 4 सरकारी जमीन बेच रहे हैं, और सरकारी जमीन बेच इसलिए रहे हैं कि पैसे चाहिए, और पैसे कहां लग रहे हैं? तो पार्क का सौंदर्यीकरण होना, पार्क चमकाया जाएगा। पार्क का सौंदर्यीकरण होने के लिए 12 करोड़ का आवंटन कर दिया रायपुर नगर निगम ने, और यहां से आवास के चुकाने के लिए पैसे नहीं। वो 12 करोड़ से कम 5-10 जितने मकान बन सकते थे, 50 वो तो बन जाते कम से कम सर। तो आपको लग रहा है क्या यहां पर जो है सिर्फ व्यवस्थाओं का दोष नहीं है, नीति का दोष उतना तो है ही, लेकिन नियत का भी बहुत दोष है?
अभिलाष, मैं इसको मिसमैनेजमेंट बोलूंगा। अभिलाष इसको टोटली प्रशासनिक मिसमैनेजमेंट बोलूंगा कि और दूसरी चीज की सत्ता ने अगर मैनिफेस्टो को लेके अगर उसके बहुत फायदे उठाए हैं तो निश्चित तौर पे उनको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। सत्ता में जब आप 2500 देके धान का बोनस देके आप सत्ता में आए हैं तो उसके नुकसान भी आपको उठाने पड़ेंगे। आपके पास आर्थिक कपड़े की कमी है तो नो डाउट कि उसमें एक बांह छोटी और एक बांह बड़ी तो होगी। अगर आप किसानों को आवंटन करके और पूरे पैसे को वहां लगा के आप उसके फायदे उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसके नुकसान भी आपको उठाने पड़ेंगे। इस दाग से आप बच नहीं सकते कि आपके पास जो राज्य का जो अंश देना है वो आपके पास नहीं है। ये टोटली प्रशासनिक एक बोलना चाहिए कि इस पे तकलीफ है और लोगों को जो मिसमैनेजमेंट बोलना चाहिए वो मिसमैनेजमेंट है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तय करते हुए नहीं दिख रही है सत्ता और सरकार। जो जिम्मेदारी तय होनी थी जहां पे ओडीएफ को लेके 10 और 20 हजार रुपए को लेके कि वो सरपंच को धारा 40 में आप बर्खास्त कर देते हैं, वह इतना बड़ा आप फायदा नहीं दिला पाए सरकार को, वो तो गलत है। आप देखिए कि ये केवल और केवल आवास योजना का नहीं, आप इसमें देखिए मनरेगा का भी आप इंक्लूड कीजिए, आप इसमें स्वच्छ भारत का भी इंक्लूड कीजिए। 12,000 मनरेगा में 90 डेज में जो मजदूर को मजदूरी मिलती उसका भी आपको नुकसान हो रहा है। अभिलाष अगर इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 12,500 करोड़ का जो फाइनेंशियल फ्लो है वो छत्तीसगढ़ इससे वंचित रह गया। और वो केवल बच नहीं सकते कि ये वर्ष 20 और 21 का मामला नहीं है। आप पिछले वर्ष भी आप जाएंगे तो वहां भी ये डिस्क्रिमिनेशन था। पिछले वर्ष भी उन लोग वो नहीं बना पाए थे और वो टारगेट और अचीवमेंट नहीं कर पाए थे। 500 करोड़ उस वक्त भी नहीं दे पाए थे, तो वो भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए थे। तो ये मामला 21-22 का नहीं है, पिछले वर्ष का भी है। तो ये टोटली मिसमैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। लोगों की तरफ उस तरफ फोकस नहीं है। जो हमारे जो ट्राइब के लोग हैं जिनको उतने घर मिलने चाहिए थे, लगभग आप देखिए कि उसमें 8 लाख घर में लगभग हमारे 4.5 लाख 5 लाख मकान ट्राइब के लोगों को मिलने थे, 30% लगभग ओबीसी लोगों को मिलने थे। और उसके बाद मनरेगा में जो हमारे मजदूरों को 90 डेज की मजदूरी मिलनी थी, ओडीएफ का पैसा जो हमको 12,000 मिलना था वो हमको नहीं मिल पाया। तो टोटल नुकसान लगभग 12,500 का फाइनेंशियल फ्लो रखा है, जिससे छत्तीसगढ़ डेफिनेटली इसके कंसिक्वेंसेस फेस करेगा आने वाले समय में। और इसके दाग आपसे धोए नहीं जाएंगे, आपको जरूर इसकी तरफ फोकस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आता हूं। संजय जी देखिए, मुझे हमेशा तकलीफ होती है जब एक सजग विपक्ष का दावा करने वाले, एक सक्षम विपक्ष का दावा करने वाले बीजेपी के नेता इतनी बड़ी चीज पर भी हो जाने देते हैं। सर, इसको लेकर के आप लोगों को कम से कम यहां पर केंद्र से एक बार बात करनी थी और केंद्र को भी आवंटन रद्द करने से पहले अपनी देनदारियों को भी तो देखना था। बही खाता अपना भी खंगाल लेते या उनसे पूछ लेते कि भाई कब तक देंगे। सीधे अगर पैसे को वापस, आवंटन को वापस कर लिया जाता है, रिकॉल कर लिया जाता है, तो इससे तो नुकसान छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा। उनके प्रति भी तो जिम्मेदारी बीजेपी की भी है ना। देखिए अभिलाष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर एक व्यक्ति की, हर एक संस्था की, हर एक राजनीतिक दल की चिंता अपने प्रदेश के लिए होना चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य है, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन यदि सरकार अपने दम में जीने वाली सरकार है जो कहती है कि सबसे बेहतर व्यवस्था यदि है तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति है तो छत्तीसगढ़ में है, ये तो सुनना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, बैठना नहीं चाहते। आज सांसद जी ने कहा, मैंने भी अपने वक्तव्य में इस बात को कहा, हम बात करेंगे। सरकार बात माने तो कि हाँ आवश्यकता है, नहीं, लेकिन आगे बढ़े और वो करे। केवल हिसाब अगर आप भेदभावपूर्ण नीति बनाएंगे, एक मिनट, उचित जी ने भी एक अच्छी बात करी जी। मैं रमेश जी के सवाल पर आता हूं। सर, एमपी के लिए रेरा नहीं चाहिए पीएम आवास योजना में? 67 साल बाद सर एक मिनट, छत्तीसगढ़ में रेरा क्यों सर? नहीं, कोई रेरा नहीं। ये गलत व्याख्या कर रहे हैं। ये गलत व्याख्या कर रहे हैं कि रेरा छत्तीसगढ़ में लागू। इससे छोटा, सुन लीजिए, छोटा बयान नहीं हो सकता। मैं चुनौती देता हूं, एक बार पूरे प्रदेशों के अंदर में जानकारी मंगवा लीजिए। दूसरा विषय, यदि रेरा नहीं लागू करना है, चिट्ठी लिखे भूपेश बघेल जी, और उसके बाद उन मकानों में यदि कोई कमी होगी तो सरकार जिम्मेदारी लेके हम उसको मेंटेनेंस करेंगे। एक तरफ रेरा, दूसरों के लिए रेरा, और यहां पर यदि आपको नहीं तो आप कुछ भी जवाब दे रहे हैं। यदि मकान कल गिरता है तो राज्य सरकार जवाबदारी लेगी, यदि उनको सुविधा नहीं मिलती तो राज्य सरकार जवाबदारी लेगी। केवल बहाने के नाम पर बहाना करना तो एक अलग विषय है। और उचित जी ने जिस बात को कहा, मैं शायद चूक गया था उस बात को कहने कि राज्य के अंदर में 11,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास से संबंधित है, उन्होंने मनरेगा को भी जोड़ के किया कि लगभग 12,500 करोड़ और 11,000 करोड़ का फ्लो जो राज्यों के अंदर में काम के माध्यम से आता, उस पर भी इनका चिंतन नहीं है। इनको तो यह है कि फोकट में कहां बांटे और वोट कहां से बटोरे। आज जमीन बेच रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर में, रायपुर शहर के अंदर में ट्रैफिक की स्थिति बदतर व्यवस्था है, पार्किंग नहीं है, लेकिन इनको जो बची हुई जमीनें हम बेच दें, बेचने का फायदा भी लें
और इधर अपने मन के अनुसार दूसरी जगह पर पैसा लगाएं। तो मुझे लगता है प्रबंधन जो कहा उचित जी ने, बिल्कुल ठीक प्रबंधन इस सरकार के पास रमेश जी, में लेकिन है। बड़ा गंभीर आरोप संजय जी ने लगा दिया कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं कि रेरा जैसे किसी तकनीकी खामी की वजह से यहाँ नहीं हो पा रहा, और वो चुनौती भी दे रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि इस तरह की कोई तकनीकी खामी के कारण ये चीजें नहीं हो पाई। अभिलाष जी, मैं संजय जी को बता दूं कि मैंने एमपी से जानकारी हासिल करने के बाद ही बताया है। और जो ये गरीबों के मकान की बात कर रहे हैं ना, तो एमपी भी इसमें शॉर्टफॉल में है। वहां का तो आपने आवंटन कैंसिल नहीं किया, यहां का कर रहे हैं। अभिलाष जी, दिक्कत क्या है, केंद्र सरकार का दोहरा मानदंड है। अब ये संजय जी कह रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, छत्तीसगढ़ के सांसदों का, इनके यहाँ के विधायकों का यह दायित्व तो नहीं बनता है कि छत्तीसगढ़ के आम आदमी और गरीबों के सरोकार के लिए वो मोदी जी को लिखे? यहाँ किसानों के धान खरीदने के लिए हमारे पास बारदाने नहीं मिल पा रहे हैं, आवंटन आधा हो गया, लेकिन किसी ने, न डॉक्टर रमन सिंह जी ने, न नेता प्रतिपक्ष ने, न इनके सांसदों ने बात उठाई। इनमें साहस का यही नहीं है कि मोदी जी को पत्र भी लिख सके, जाना तो दूर की बात है। दिक्कत यह है कि ये जन सरोकार के मामलों पर भी केवल सियासत और राजनीति करते हैं। ठीक है, ये बता रहे जमीन बेचने की बात, अरे केंद्र की सरकार तो सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रही है। ठीक है, जो पेट्रोलियम कंपनियां आपको प्रॉफिट दे रही है, रमेश जी, इसीलिए तो आश्चर्य हुआ ना, उसको आप बेचने का काम कर रहे हो कि कांग्रेस बोलती थी कि क्यों बेच रहे हो, सरकारी जमीनें क्यों बेच रहे हो। आप बोलते थे सरकारी कंपनियां क्यों बेच रहे हो, जमीनें क्यों बेच रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि 2 प्रस्ताव पारित होते हैं, हुए तो 10 हैं, लेकिन मेरा तो ध्यान 2 पे अटक गया। और वो मुझे कल से ही वो बात खटक रही थी कि एक तरफ तो कर्ज ले रहे हैं, सरकारी जमीन बेच रहे हैं, और उसको लेता कौन है, इस पर भी नजर, इस पर भी आने वाले 12 करोड़ रुपए सिर्फ एक पार्क को चमकाने के लिए। उचित जी, क्या केवल जो मिसमैनेजमेंट है सिर्फ वही आपको दिखता है इसके पीछे, या थोड़ा सा करप्शन वाला भी इसमें एक एंगल में जोड़ना चाहता हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि इतना मिसमैनेजमेंट तो नहीं होता कि मीडिया चीख चीख कर कह रहा है सर आप क्या कर रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए अभी लिए हमने उधार, सरकारी जमीन बेच रहे हैं और एक पार्क पर खर्च कर रहे हैं इसको चमकाने के लिए। तो मकान जरूरी है, गरीबों के सिर पर छत होनी चाहिए वो जरूरी है, या पार्क में फव्वारे लगे होने चाहिए वो जरूरी है? रायपुर को, छत्तीसगढ़ को प्राथमिकताएं तो तय करनी पड़ेंगी ना उचित जी। अभिलाष जी, बिल्कुल खुल के अगर मैं बोलूं तो भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं वो रमन काल में भी था और ये वर्तमान काल में भी है, इसमें कहीं कमी नहीं आई। यहाँ इतना जरूर कम और ज्यादा जरूर हुआ है, पिछली बार से जो भ्रष्टाचार है वो अभी जीएसटी लग के भी ज्यादा हो गया है, इतना मैं कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई। ये तो आपका भ्रष्टाचार का मुद्दा, लेकिन इसको फाइनेंशियल मूवमेंट जो आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ये जो अप एंड डाउन है, निश्चित तौर पे आप पहले ये तय कर ले कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। आपने अगर मैनिफेस्टो में अपने लोक लुभावने ऑफर दिए हैं तो पैसे लाएंगे कहां से, वो भी तो तय आपको करना चाहिए। वो क्यों तय नहीं करते? मितव्ययिता आपके बोलने की बात होती है, वो दिखती सड़क पे क्यों नहीं है? वो धरातल पे मितव्ययिता दिखती क्यों नहीं है? आपने हर चीज तो फुल फ्लेजेड चालू कर दी है, सब जगह वही हाल है। लोगों को जो सफारी कार मिली हुई थी वो अब फॉर्च्यूनर में कन्वर्ट हो गई है, स्वेच्छानुदान लोगों के बंटने शुरू हो गए हैं, डीएमएफ पे लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार में तो कोई कमी नहीं आई, मितव्ययिता केवल बोलने के लिए क्यों रह गए? सड़क पे क्यों नहीं दिखता? आपके बात व्यवहार में क्यों नहीं दिखता? तो छत्तीसगढ़ में नो डाउट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तकलीफ तो है। हम नुकसान पे चल रहे हैं, हम आर्थिक तंगी में चल रहे हैं, हम लोन में चल रहे हैं और लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सत्ता को परेशानी तो रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हैं ये उसके दुष्परिणाम है। तो एक जगह फायदा तो एक जगह नुकसान होगा और ये आपको झेलने पड़ेंगे आने वाले चुनावी वक्त में भी। ठीक है संजय जी, 20 सेकंड अंतिम 20 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ के हित के लिए केंद्र से एक बार बात करेगी अपने स्तर पर? सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी अलग चीज है, आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? निश्चित रूप से देखिए निश्चित रूप से हम इसके लिए करेंगे, क्योंकि इस योजनाओं को 67 साल बाद चिंता यदि किसी ने किया तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, इन्होंने नहीं किया। इसलिए गरीबों के हितों के लिए बातचीत होगी। और आज इस बाइट के अंदर में भी सांसद जी ने कहा, शायद रमेश और लिया जी सुन नहीं पाए हैं, तो मुझे लगता है कि हम
हर एक बेहतर काम के लिए हम सरकार के साथ में, लेकिन सरकार को पहल करनी चाहिए इन सब चीजों के ठीक लिए, है। बैठकर बातचीत करने की आवश्यकता है कि ठीक है। गरीबों के हितों के लिए केंद्र सरकार से और भी हम रमेश अधिकतम जी, राशि ये किस तरीके से ले सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी कि व्यवहार में बीजेपी कह रही है कि परिवर्तन हो, आप आचार व्यवहार में अगर हमारा परिवर्तन सहयोग होना चाहिए तो ले लीजिए, हम खुद केंद्र के पास चलने को तैयार हैं छत्तीसगढ़ के हित को लेकर के, जनता के सरोकार को लेकर के। क्या कांग्रेस के बीजेपी के साथ जाएगी केंद्र के पास इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए? हम तो चाहते हैं जी सर। अभिलाष जी, हम तो चाहते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य के जो सरोकार हैं उसके लिए मोदी जी से बात करें और उनको सलाह दे कि कम से कम ना अलग अलग नहीं, जनता सर, के फिर मामलों वही में political भेदभाव सर, मैं ये दोहरे जानता हूं, मानदंड आप नहीं लोग हैं तो अपनाएं। छत्तीसगढ़ के जैसे प्रति यूपी जवाबदार, सरकार में दोनों एक साथ चले जाइए सर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। ना सर, एक साथ चले जाइए ना दोनों, हमको भी अच्छा लगेगा। छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि देखो कितने अच्छे हैं, पहली बार तो उठाए अभिलाष जी, ये उठाए तो सही। ये अरे तो सर, आप सरकार में है सर, जिम्मेदारी आपकी है। आप एक ओपन लेटर लिखिए सर, रमेश बरलियानी जी, आप एक ओपन लेटर लिखिए कि इतनी तारीख को हमें चलना है दिल्ली। हम तो अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। बरलियानी जी, एक ओपन लेटर कांग्रेस लिखिए कि इतनी तारीख को इन मांगों को लेकर हम दिल्ली चलना चाहते हैं और बीजेपी से अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ चले छत्तीसगढ़ के हित सामने रखने के लिए, और फिर बीजेपी सरकार उस पर ओपनली अपना जवाब दे दे। बीजेपी के नेता जाना है नहीं जाना है, जनता दूध का दूध पानी का पानी देख लेगी। सियासत वो शुरुआत करें, हम शुरुआत करें इस ईगो में, इस अहम में, इस राजनीतिक द्वंद में। छत्तीसगढ़ की जनता पिस रही है, कर्ज पर कर्ज चढ़ रहा है, सर से मकान जो है वो छिनते जा रहे हैं। आज गरीबी में 7वें नंबर पर फिर आया है छत्तीसगढ़। आप सुनिए, 15 साल में रमन सिंह जी ने विकास करके चमन कर दिया। आप सुनिए, 3 साल में भूपेश बघेल जी ने आर्थिक स्थिति बदल दी। आप देखिए आंकड़े केंद्र सरकार ने जारी किए हैं आज नीति आयोग के। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वो खबर भी दिखा रहा है। मध्य प्रदेश के हालात हैं 4थे नंबर पर गरीबी में नीचे से, छत्तीसगढ़ है 7वें नंबर पर। और उसके बाद बातें और जो गुस्सा है पार्टियों का, अहंकार है कि हम नहीं वो बोलेंगे, वो ऐसा लगता है कि नंबर 1 के हकदार हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जब अन्याय होगा तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपकी बात उठाता रहेगा। देखते हैं कि इस बार आवाज को लेकर के दोनों ही पार्टियां सकारात्मक रुख रखती हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक चाल ही चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश बरलियानी जी, संजय श्रीवास्तव जी और उचित जी, आपका विशेष तौर पर शुक्रिया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने प्रकाश डाला। आज तमाम चीजों पर बेबाकी से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया।